मैंने रिकॉर्डिंग इसकी ऑन कर दी। कल की चीज़ें भी मैंने अपलोड कर दी थी। जी सर। हाँ जी, बाइनरी कंपाउंड्स ऑक्सीजन के जो हैं अदर एलिमेंट्स के साथ, उन्हें ऑक्साइड्स कहा जाता है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स और कॉल्ड ऑक्साइड्स। डेफिनेशन है ये। ओके What सर। are what are oxides? Oxides are compound that contain oxygen and another element. हाँ जी, या फिर आप क्या कहेंगे, बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो एलिमेंट का कंपाउंड, ओके सर। जिसमें दो एलिमेंट हों। लेकिन ऐसा बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड में कितने एलिमेंट होते हैं? दो होते हैं। बाई का यस सर। मतलब दो। तो ऐसा बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड की आगे जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो है बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल्स के जितने ऑक्साइड्स हैं ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, when bonds in oxygen it forms magnesium oxide, it is basic oxide। आयरन की ऑक्सीडेशन करें हम ऑक्सीजन के साथ, फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये भी बेसिक ऑक्साइड है। यस इसी सर। तरह से कॉपर, कॉपर जो है इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। ये सारे ऑक्साइड्स मेटल्स के हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। इनको हम बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब इन्हें हम पानी के अंदर डालते हैं तो बेसिस प्रोड्यूस होती हैं। पानी में डालने से बेसिस प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी बात, एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन करवाएं तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करना तो बेस का काम होता है, क्योंकि ये ऑक्साइड्स वैसा ही काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है एसिडिक ऑक्साइड्स की। इनकी एग्जांपल्स के अंदर कार्बन की बर्निंग शो की, सल्फर की बर्निंग विद ऑक्सीजन, इस तरह फास्फोरस की बर्निंग ऑक्सीजन के अंदर। तो रिजल्ट के तौर पे इनके ऑक्साइड जो बन रहे हैं, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, या यहाँ पे आप डेकाऑक्साइड बनाया। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स की हैं, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं। अब वो एसिडिक क्यों हैं? पहली फीचर तो जैसा मैंने उधर बेसिक ऑक्साइड्स में बताई थी कि उनको पानी में डिजॉल्व करें तो बेसिस हासिल होती हैं। तो अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिजॉल्व करें, जैसा कि ये आपके सामने रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डाला, डिजॉल्व किया पानी में, तो कार्बोनिक एसिड बन गया है। यस सर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस एसिड्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये कुछ मेटल्स जो हैं, एल्युमिनियम, जिंक वगैरह, इनके ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करें तो उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और अगर ये बेसिस के साथ रिएक्शन करें तो उनको भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके सर। लिहाजा ये एसिड्स के साथ बेस की तरह रिएक्शन कर रहे हैं, और ये बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्शन कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्योंकि ये रिएक्ट कर सकते हैं
ये बिहेव करते हैं एज एसिड एज वेल एज बेस। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी चौथी थी न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कि ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, इन्हें हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लें, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को ले लें, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन का आपको ऑक्साइड बताया गया है N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये Yes, sir. एनेस्थेटिक के तौर पे डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, और दूसरी बात इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। Yes, sir. लाफिंग गैस का पूछा जाए कि व्हाट इज लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड ही होती है वो, N2O। अब नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO और NO2, वो दोनों एसिडिक हैं। बाकी दोनों के हैं Acidic, yes, sir. एसिडिक हैं। हाँ जी, आपको मैंने ऑक्साइड्स के कितने किस्में बताई हैं? Sir, 3. तो 4 नहीं हो गई? Sir, neutral oxide भी आता है. बिल्कुल, ये भी एक अलग कैटेगरी है। Okay, sir. 4 है, sir. बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड। इनमें से Yes, हर sir. एक की फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। हाँ जी, ऑक्साइड्स क्लियर है? Yes, sir. और क्वेश्चन को Sir, वो एक और क्वेश्चन था. सर, एसिड्स का जो रिडॉक्स रिएक्शन के साथ होता है, वो वाला सर प्लीज. एसिड्स एंड रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शंस। एसिड्स का सर. ये अभी आपके सामने रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ है। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0। राइट साइड पे क्या हो गई है? ये राइट साइड पे जिंक की राइट साइड पे +2 है। यहाँ पे यस जो सर. ना ZnSO4, इसमें जिंक की +2 है, सल्फेट की -2 है, जिंक की +2 है। ओवरऑल तो 0 ही रहती है ना कंपाउंड की। और हाइड्रोजन की क्या है? 0। हाइड्रोजन की क्या होगी यहाँ पे? 0। और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन की क्या थी? अरे बड़े बोले हैं, लेफ्ट साइड पे क्या थी? 1 है। सल्फेट की देखो 2 है, -2। अब हाइड्रोजन के 2 एटम उसके साथ मिले तो इनके दोनों एटम की +2 होनी चाहिए, तो एक एटम की +1 हुई। यस सर. तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखा है कि ये जो जिंक है, इस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। कैसे? यहाँ थी 0 और यहाँ क्या है? यहाँ पे है 2+। 2. हाँ जी, 2+। इसी तरह हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पे क्या थी? हाइड्रोजन की यहाँ पर 2. अरे 2 एटम्स की 2 है, एक एटम की +1 है। यस सर. ये आपके राइट साइड पे कितनी हो गई है? H2 0. की 0 हो गई। इसकी कम हुई है बड़ी? सर, कम हो गई. कम हो गई है। और जिंक की 0 से +2 हुई,
कुछ ज्यादा हो गई सर। ये है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट्स की ज्यादा हो रही है, कुछ की कम हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट का ज्यादा होना ऑक्सीडेशन होता है और कम होना रिडक्शन होता है। यस सर। अब इस सेक्शन में जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन के इसमें रिडक्शन। अच्छा, ओके सर। या कि उन्होंने वही स्टेप्स जस्ट रिएक्शन के दिए हुए हैं, काम यही है जो आपको बता दिए गए। ओके सर। सर जो हमने कल टाइट्रेशन का किया था, हाँ आई नो, मुझे इतना पता है कि सर टाइट्रेशन से जो है हम किसी की भी चीज का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका सर और कोई यूज है टाइट्रेशन में के बस यही है? टाइट्रेशन से हम मेनली तो कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं यस सर। और कंसंट्रेशन के अलावा टाइट्रेशन परसेंटेज प्योरिटी वगैरह ये चीज़ें भी फाइंड की जाती हैं। यस सर। Percentage purity of a compound which can also be found. परसेंटेज ऑफ सर? Percentage purity, PURITY. यस सर। वो भी ऐसे फाइंड की जा सकती है। दूसरी बात टाइट्रेशन का ये है कि हम ब्यूरेट के अंदर जो सॉल्वेंट लेते हैं, हम लेबोरेटरी में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो हम उस सॉल्वेंट या सोल्यूशन को थोड़ी थोड़ी मकदार में यूज कर सकते हैं। यस सर। और कुछ बस सर यही था, टाइट्रेशन का था। सर जो मैंने दिन को असाइनमेंट की थी वो आपने चेक कर ली? वो सुबह आपको मिलेगी, अभी चेक नहीं हुई। ओके और सर। मैंने कल वाली भी अपलोड कर दी थी आज, और आज वाली भी हो गई हुई है। दो असाइनमेंट्स अपलोड हो गई हुई हैं। आपको जो तैयार हो जाए पहले वो दे देना कल। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसकी एक वर्कशीट होगी जो कि टेस्ट टाइप की बनेगी। ये आपको मैं कल सेंड कर दूंगा। अरे ये कैलकुलेशंस की हैं आपने? नहीं सर। तो करें ना, ये साथ साथ कर लिया करें, तो बड़ी सिंपल सी कंसल्टेशंस हैं। लेकिन प्रैक्टिस होगी तो ये याद होगी, वरना याद नहीं होगी। बुक से देखने से तो सर। आसान लगेगी, लेकिन जब यस सर। बाद में इनको याद करना पड़ेगा तो मुश्किल पेश आएगी, लिखने में मुश्किल आएगी। सर हम मोल्स वाला चैप्टर एक दफा फिर से रिवाइज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है। कौन सा चैप्टर? मोल्स सर, मोल्स। मोल्स वाला, हाँ बिल्कुल मोल्स वाला करेंगे, बल्कि उसको बाद में भी फ्रेश करते रहेंगे, क्योंकि मोल्स की कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, इसमें भी मोल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। मोल्स की सर चीज़ें। ये मैंने ट्राई किए थे, लेकिन वो मोल्स वाला जो चैप्टर था वो मेरा सही से रिकॉल नहीं हुआ था, तो मेरे बहुत ज्यादा हाँ मिस्टेक्स निकल गए। सही, मोल्स को हम दोबारा कर लेंगे। ये चीज़ें जो यहाँ पे हैं इनको तो यहाँ देख लेना, यस सर। आपकी रिवीजन हो जाएगी काफ़ी असली। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बल्कि आप सबसे पहले तो फार्मूला समझ लेना।
हाँ जी, मोल्स ये इक्वल होते हैं mass of substance in grams ये फार्मूला याद रखें यस सर। mass of substance over molar mass इक्वल होती है मोल्स के। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपने मोल्स फाइंड करने हो तो आप क्या करेंगे, गिवन मैस जो है उसको मोलर मैस से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आप ऐसे करें कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। पहले इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया मोल्स, आगे मल्टीप्लाई मोलर मैस मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस इक्वल है ये मैस ऑफ सब्सटेंस। हाँ जी, ये फार्मूला आपने देखा है। यस सर। हाँ जी, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस इक्वल है मैस ऑफ सब्सटेंस, और वो भी कौन सा मैस होगा, इन ग्राम्स, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। अब देखो ये तीन चीजें आपके सामने हैं। हाँ जी, देखो मैंने कहा तीन चीजें हैं, मोल्स, मोलर मैस, मैस ऑफ सब्सटेंस। हम इन तीनों को रीअरेंज कर सकते हैं
फॉर अननोन क्वांटिटी। कैसे? सबसे पहले आपने मोल्स फाइंड करने हैं। Yes, sir. ये सिर्फ मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है Okay, sir. तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ। मैं सिर्फ इस इक्वेशन से ही सारी इक्वेशंस लूंगा। ये वाली इक्वेशन देखो, हमें Yes, मोल्स sir. फाइंड करने हैं, तो ये लेफ्ट साइड पर जो मोल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोलर मास मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट साइड पे, इसको मैं राइट साइड पर ले आऊंगा। तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा था, राइट साइड पे क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, एक चीज इक्वल की एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे उसने डिवाइड करना होता है। एक साइड पे प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पे माइनस होता है, अगर माइनस हो रही हो तो प्लस होती है, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड होती है। ये इसके रूल्स हैं कैलकुलेशन। तो मोल्स फाइंड करने तो मोलर में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। अगर हमने मोलर मास फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? सर अगर मोलर मास करना है तो फिर हम लोग मोल जो है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस के साथ। नहीं, वो तो हो जाएगा। मास ऑफ सब्सटेंस के साथ क्या हो जाएगा वो? मोल्स जो है सर वो मास ऑफ सब्सटेंस के साथ डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अगर मोलर मास लेना है मोल्स जाकर तो डिवाइड करेंगे। अगर मोलर मास लेना है तो मोल्स डिवाइड करने के, मोल्स लेने हैं तो मोलर मास डिवाइड करेंगे। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स को। यस सर। अच्छा, आप एक और फार्मूला ज़हन में रखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ जी, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के दिए गए हों और आपने उसके मोल्स फाइंड करने हों, फिर क्या तरीका होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, मोल्स फाइंड करने हैं। बेटे, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? सर 6 मल्टीप्लाई 10 टू द रेशियो पावर 23। हाँ, एक मोल में होते हैं। हाँ जी, इसको मैं नीचे लेकर एडिट करूंगा। हाँ जी, मोल्स मल्टी इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर। डिवाइडेड। ओके सर ठीक है। ओवर एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6 multiplied by 10 to the ratio power 23. And 6.02 10 power 23, 6.02 10 power 23. 23। इसको हम Na के साथ इंडिकेट करते हैं। Na that is equal to
6.02 6.02 multiply 10 to the ratio power 23. and 6.02 10 power 23. Na ये किस चीज को शो करता है? एवोगाड्रोस नंबर को सर। एवोगाड्रोस नंबर। एन कैपिटल, ए जो है कैपिटल होता है लेकिन इसकी सबस्क्रिप्ट होती है। जैसा एक डजन होता है ना, 12 चीजें होती हैं, इस तरह एवोगाड्रो नंबर में इतने पार्टिकल होते हैं। फिर वो एवोगाड्रो नंबर किसी भी पार्टिकल का हो सकता है, नॉन लिविंग हो, मटेरियल का आता है। अब मोल्स आपने फाइंड कर लिए अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, एवोगाड्रो नंबर दिए गए तो। अगर आपको, हाँ एक तो यहाँ इसको अरेंज करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मोल्स एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स डायरेक्टली रिलेट होंगे। सर मोल्स को तो हमने पहले ये वाला फॉर्मूला नहीं किया कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो फिर से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें क्यों करें? मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से फॉर्मूला कौन सा कहाँ इस्तेमाल करें? ठीक है, आपने अपने गिवन डाटा को देखना है। अगर डाटा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में है तो फिर इस फार्मूले से मोल्स फाइंड करें, और अगर सब्सटेंस आपका ग्राम्स में गिवन है तो उसको इस फार्मूले में ओके कैलकुलेट सर। करें। हाँ जी। अच्छा, आपने अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसी को रीअरेंज करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक साइड पे, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर दूसरी साइड। यस सर। अच्छा, अच्छा ये मैंने आपको मोल्स के हवाले से बताया है कि मैथ सब्सटेंस का दिया हुआ है ग्राम्स में, तो मोल मैथ से डिवाइड कर दें। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो वो मोल्स के थ्रू करनी है, डायरेक्टली नहीं करनी। ओके सर। मोल्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछें जरा पहले। सर एवोगाड्रोस नंबर जो है 6.02 मल्टीप्लाई 23 टू द रेशियो पावर 23। दोबारा पूछें, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? सर ये जो है एवोगाड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द रेशियो पावर 3, ये सर हम लोग क्यों यूज करते हैं मोल्स में? मोल्स के लिए क्यों पता है? ठीक है,
देखो, अगर आपके पास 36 एग्स हैं तो उसके डजन कितने होंगे? 36 के 6 अगर 6 डजन। अगर आपके पास 24 एग्स हैं तो उसके डजन कितने बनेंगे? 24। हाँ, 2 डजन। 2 बनेंगे ना। ट्वेंटी यस सर। फोर एग्स हैं तो 2 डजन बने, अगर 36 हैं तो 3। 3 डजन बन गए। अब आप यस। बताएं कि मैंने एग्स की तादाद बताई थी और आपने मुझे उसके डजन बताए हैं, तो आपने कैसे फाइंड कर लिया, कैसे पता चला? सर एक डजन के अंदर 12 होते हैं, ठीक है, तो 12 प्लस 12 24। तो 24 तो को आपने 12 से डिवाइड कर दिया तो 2 डजन मिल गए। यस सर। 36 को 12 से डिवाइड किया, 3 डजन मिल गए। जब डजन फाइंड करने थे तो आपने 12 से डिवाइड किया, बिकॉज यू न्यू दैट ईच डजन कंटेन्स 12 आइटम्स। यस सर। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे द केस ऑफ मोल्स इज देयर। हमें पता होता है कि एक मोल के अंदर 6.02 10 पर 23 पार्टिकल्स होने हैं। एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। यस सर। एक मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर पार्टिकल्स की तादाद दी हुई है तो उससे मोल्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे ना। यस सर। जैसा एक्स की तादाद दी हुई थी और हमें पता था एक डजन में 12 एक्स होते हैं, डजन पूछे गए थे, हमने 12 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एक डजन में 12 आइटम्स होती हैं। अब आपसे मोल्स पूछे गए हैं, पार्टिकल्स की तादाद देकर मोल्स पूछे हैं। आपको मालूम है कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स के होते हैं, तो आप अभी तो वही काम करने कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। समझ आई बात की? यस सर। या हम एवोगाड्रो नंबर से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें मालूम होता है कि एक जो एवोगाड्रो नंबर है वो मोल के इक्वल है। एवोगाड्रो नंबर ऑफ ओके सर। पार्टिकल्स मोल्स के इक्वल इक्वल। है। हाँ, लिहाजा जब हम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल से मोलर मास से, क्या नाम है उसका, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स मिल जाएंगे। यस सर। और पूछें। सर हमने जो एक फॉर्मूला देखा था कि अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए हाँ, तो हम लोग मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो सर जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो हमें ग्राम्स में ही क्यों चाहिए, किलोग्राम्स में क्यों नहीं चाहिए? और अगर तो किसी में पूछें कि इस यूनिट में करना है आपने, तो फिर लाजमी उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है अदरवाइज सर। अदरवाइज किसी मुनासिब से यूनिट के अंदर उसको जो है आप नोट कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम में शो करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। ओके सर। और क्वेश्चन? बस सर ये। तो मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलर मास, मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम्स में, ये सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी है। यस सर। अब अगर आपने देखो ना मास फाइंड करना है किसी भी सब्सटेंस का तो उसको जस्ट रीअरेंज करना है ना। यस सर। जैसा यहाँ पे आपने देख ही लिया, ये मास ऑफ नाइट्रोजन कैसे मिला है हमें ग्राम्स में, मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम्स में कैसे मिला, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। यस सर। तो यही काम वहाँ पे करना।
हाँ जी, देखें यहाँ पे, ये देखें मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना था। आपने मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोल और मैस से। मोल्स कैसे लेने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जी ओवर एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, और कोई बात है इससे रिगार्डिंग, पूछ लें। मोल से रिगार्डिंग हो, इस चैप्टर से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी वैसी चीज। सर, नहीं और नहीं क्वेश्चन बस ये। अच्छा, इसमें बेटे देखो, एक मोलर मैस जो यूज हो रहा है, यस सर। ये मोलर मैस, अगर ये मोलर मैस फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं? ओके सर। सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद होती है, और किसी भी दूसरा मोलर मास फाइंड करना हो जब, तो हम उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ एटम जो एलिमेंट्स के हैं उनको उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और इसमें जो वैल्यूज मिले उन सबको बाद में ऐड अप कर लेते समझ नहीं आया। हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से मैंने बात की। किस चीज़ की समझ नहीं है? सर मोलर मैथ्स की। मोलर ये मास, कैसे? अच्छा। मोलर मास जब हमने बेटा कैलकुलेट करना हो, तो किसी भी सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर हम देखेंगे जितने एटम्स मौजूद हैं सबके एटॉमिक मैसेज को प्लस कर देंगे, तो मोलर मास आ जाएगा। यहाँ ओके पे सर। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक मोलर मास कैलकुलेट करता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगी। H2SO4 मैं लिख रहा हूँ। देखें H2SO4 में मोलर मास कैसे कैलकुलेट हो, इक्वल टू इनटू एटॉमिक mass of H plus atomic mass of sulfur, उसका एक एटम है, जैसे उसका एटॉमिक मास हम ले लेंगे, प्लस 4 एटॉमिक mass of ऑक्सीजन। आपने देखा कि इसमें दो एटम हाइड्रोजन के थे, यस सर। तो मैंने लिखा 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कि हम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दो एटमों का आ जाए, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अकेले ही लिख दिया क्योंकि सल्फर का तो एक ही एटम है, एक ऐसा चाहे जाना मास। यस सर। प्लस मैंने 4 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन किया क्योंकि ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम थे। अब इसमें मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ।
हाँ जी, वैल्यूज पुट करें। 2 इंटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 सर। 1 ले लें, प्लस सल्फर, एटॉमिक मास सल्फर का 32, सल्फर 32 प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16। 16। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें 2 का 1 से 2 आ गया, प्लस 32 और प्लस 16 इंटू 4 16 into 64। 64। अब हमने इन सब को प्लस करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आ जाएगा। हाँ जी, करें प्लस। ये देखो 34 सिंपल वे, 4 + 2 6 + 2 8 हो गया। plus 64। Yes sir। उसके बाद 6 + 3 9 हो गया, 98 आंसर आ गया। Yes sir। यूनिट इसका है ग्राम पर मोल। हाँ जी, मोलर मास अब कैलकुलेट हो सकता है। Yes sir। बेटे देखें, ये मोलर मास यूज करना है यहाँ पे, मोल्स और मास सबसे ग्राम्स में दिया गया हो, डिवाइड करने से मोल्स मिल जाएंगे। Yes sir। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो उस केस में हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें तभी मोल्स मिल जाते हैं। फिर मोलर मास कैलकुलेट कैसे करना है, एटॉमिक मैसेज को प्लस कर देना है, उसके मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं सबके एटॉमिक मैसेज को प्लस करते जाना। Yes sir। और So बस that's it। ठीक है, ये क्लियर है मोल्स की चीजें। Yes sir। मजीद इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगी या क्वेश्चन सॉल्व करेंगी, वहाँ पे जो जो क्यूरीज पैदा होती जाएं वो साथ साथ क्लियर करते जाना है। Okay sir। अच्छा, ये देखें जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड। हाँ जी, देखें जरा, ये वैसे है वॉल्यूम के लिहाज से, कंसंट्रेशन है वॉल्यूम के लिहाज से है। जो मैंने आपको मोल्स का समझाया है वो मोल्स वाले चैप्टर में उस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे ज्यादा। तो ये वाली तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को Yes sir। करने के लिए हम मोलरिटी का फार्मूला यूज करते होते हैं। मोलरिटी आपको है आइडिया? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीजें हो गई।
हाँ जी, इनसे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी होने हैं, बाद में भी एक्सरसाइज में भी आएंगे। इनको भी सॉल्व करें, और जो नहीं और सॉल्व होता वो मुझे बताएं, आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँ। यस सर। तो आज बेटे आप जो ये चैप्टर है, एक तो आपने वो टेस्ट करना है जो भेजा हुआ है, यस सर। उसको तैयार करके टेस्ट करना, और कल मैं आपके दोनों चेक कर दूंगा। उसके अलावा ये चैप्टर जो है, ये चूंकि अब आपका डिस्कस हो गया है, अगर तो कोई और चीज़ है तो कर लें डिस्कस, और अगर नहीं है डिस्कस करने वाली तो फिर आपने ये चैप्टर तैयार करना है। इस चैप्टर की कल एक वर्कशीट आएगी, वो आपने सॉल्व करनी होगी, और ओके सर। वो वर्कशीट जिस वक्त मैं भेजूंगा वो उसी वक्त ही सॉल्व करनी होगी। ठीक है सर। वो हो सकता है फिर मैं कल शाम को ही भेजूं, जिस वक्त जुल्करनैन पढ़ेगा आप साथ बैठ के सॉल्व करना। ओके सर। जुल्करनैन ने टेस्ट कर लिया? सर वो एक्चुअली सो रहा है अभी। ओहो, उन्होंने टेस्ट ने किया ही नहीं? नहीं सर। उसको पता है टेस्ट का? नहीं सर, वो जब मैं मैसेज करी थी वो सो गया था। आप फिर ऐसे तो मैं करें, आप फिर ऐसे करना है कि ये जो टेस्ट मैंने दिया ना, ये उसको दिखाना नहीं है, ये उसको उस वक्त दिखाना। हाँ, एक काम करें, बल्कि यूं कर लेते हैं, उसकी चूंकि हमने सर आप क्या, उसको व्हाट्सएप से वापस मैं डिलीट कर देती हूँ, तो कल आप फिर से वही भेज देना, क्योंकि टेस्ट उसने नहीं देखा है। हाँ वो ठीक है, उसको डिलीट कर दें। और मैंने उसके नंबर पे भी किया, आपके नंबर पे भी कर दिया हुआ है ना, आप दोनों से डिलीट कर दें। उसका ये तरीका होगा कि उसको ना हम बताएंगे पहले कि उसने क्या तैयार करना है। ओके सर। सर वो मेरा जो फोन है वो डेड पड़ा, वो नहीं करा, काम नहीं करा, तो दूसरे नंबर से मैं डिलीट कर दूंगी। हाँ, उसके नंबर से डिलीट कर दें, ताकि मेरे पास इधर है मोबाइल में रह पड़ा। हालांकि डिलीट फॉर ऑल हो सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं करता, कल इसी से कर दूंगा। तो ठीक। मैं आपको बताता हूँ कि वो कल तैयार क्या करे। उसका मैंने शुरू से भी टेस्ट बनाया है। ये 11th पेज, बल्कि ये भी पेज उसमें आ गया हुआ है, 12th पेज। ये चीज़ें मैंने अभी नहीं की। 12 तो ये आ रहा है ना, तो ये, हाँ बल्कि ये वाला पेज 12 ही हुआ ना, जिसके नीचे 12 लिखा है। तो 12 पेज तक, और स्टार्ट कहाँ से करना है ये भी देखना है, ये सारी चीज़ें नहीं है शुरुआत। हाँ जी, सही है। उसको आपने कहना है कि 10, इधर नहीं, चैप्टर का स्टार्ट जहाँ से हो रहा है यहाँ से कर लेंगे तरह। तो 10, 11, 12, ये जो 3 पेजेस है ना, ठीक है, यस सर। 10, 11, 12 पेज, 3 चैप्टर उसे कहना है अच्छी तरह से देख ले, याद कर ले, इनमें से आपका टेस्ट होगा।
10, 11 and 12. हाँ 10, 11, 12 पेजेस। Okay, sir. हाँ जी, समझ आ गई, काम पता चल गया ना। 10, जी सर, 11, आ गई। 12 ये 3 पेजेस वो तैयार करे, इसमें से उसका टेस्ट होगा ये वाला। उसके बाद इसी तरह आगे वाले पेजेस उसको बताए जाएंगे। सर मैं उसको बता दूंगी कल। बुक के पेजेस में देख रहा हूँ कि दिए कैसे हैं। अब ये 13 ऊपर वाला ही है। 13, 14, 15, हाँ इसी तरह 3 3 पेजेस जो है ना उसको डेली के मिलेंगे, उसको अच्छी तरह तैयार करेगा और उसके टेस्ट होता जाएगा। हाँ जी, आपको और से है पूछने की? नहीं सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। लास्ट